गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल के एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी पढ़ने से पहले हम एक बहुत ही रोचक कहानी में बात करते हैं। ये कहानी है एक क्लास की। एक क्लास में क्या हुआ कि एक क्लास में जो 9 अंक था उसने 8 अंक को थप्पड़ मारा। 8 अंक ने पूछा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा 9 अंक से। 9 अंक ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुमको थप्पड़ मारा। ये बात शुरू होने के बाद पूरी क्लास में थप्पड़ ही थप्पड़ शुरू हो गए। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को मारा। ये क्रिया चल ही रही थी कि शून्य समझा कि मैं तो किसी को मार पाऊंगा नहीं, इसलिए वो भाग के कोने खड़ा हो गया। अब एक वाले थप्पड़ को 2 ने मारा ही था। अब एक वाले ने शून्य से कहा कि आप वहाँ क्यों चले गए, मैं तो आपको मारता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर सभी लोग आपको मारे और मुझे ऐसा था कि आप भी मुझे मारेंगे। तो एक ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप हमारे पास आइए। एक ने शून्य को अपने साथ लिया और अपने दाहिने किया उसको, अपने छोटे को अपने दाहिने। जैसे ही अपने दाहिने उसको किया, 1 हो गया 10। अगर वो चाहते तो 9 को मार देते जहाँ से ये मार शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। शून्य ने 1 से पूछा कि जहाँ पे सब बड़े अपने छोटे को मार रहे थे अंक को, फिर आपने मुझे क्यों नहीं मारा। कहन बड़ा तो एक ने जो बात कही वो बहुत ही प्रेरणादायक है। एक ने कहा कि बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने या दूसरों पर अधिकार जताए, बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा करने की शक्ति रखता है। इसलिए मैंने तुम्हें लेके तुम्हारे शून्य को 10 बना दिया। अब तुम चाहो तो मार सकते हो, पर मैं तुम्हें भी नहीं कहूँगा कि तुम मारो। ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक लगी मुझे, और मुझे लगी इस आधार पे कि जहाँ पे पूरे क्रम को आप देख रहे हैं वहाँ से आप सबसे निचले पायदान पे हों और आप अपने छोटे के साथ में एक विनम्रपूर्ण भाव रखें। वहाँ से ये लगता है कि आपके विचार कितने बड़े हैं और आप छोटे को भी, शून्य को भी 10 बनाने की शक्ति रखते हैं। इन सब बातों को अपने दिमाग में हमेशा हमें रखना चाहिए, तभी हम जीवन में शिक्षा कोई भी हमें कार्य करने से रोकती या कभी भी उस कार्य को करने के लिए बढ़ावा नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा हमें एक दिमाग जनरेट करती है जिसके माध्यम से हम उसके सही गलत का निर्णय कर पाते हैं, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ लाभप्रद हो जाती हैं, वो चीज़ें सिर्फ स्वार्थप्रद हो जाती हैं, तो हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं और फिर हम यही करते हैं कि 9-8 को, 8-7 को, 6-5 को ऐसी क्रिया में बन जाते हैं और यही प्रक्रम चलता रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने से छोटे को दबाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उससे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो शून्य भी 10 बन सकता है। तो सोचिए अगर आपके साथ में कोई 5 होगा तो आप उसको क्या बनाने की शक्ति रखते हैं। इन सब बातों के बाद अब हम अपने मूल टॉपिक सीडीपी पे आते हैं और सीडीपी पे हम बात करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है वंशानुक्रम, जिसे हम आनुवांशिकता भी कहते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं, उसके सामान्य परिचय पर बात करते हैं। सामान्य परिचय पर अगर हम वंशानुक्रम की बात करते हैं तो सामान्य अर्थों में वंशानुक्रम का अर्थ होता है माता पिता, दादा दादी, परदादा, पूर्वज, परिवार के अन्य सदस्यों से जो भी हमको मिलता है वो सब वंशानुक्रम है। अगर वंशानुक्रम की बात करते हैं तो वंशानुक्रम के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवांशिकता। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको लिख जाएगा कि पैतृकता के आधार पर उसको क्या, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे आनुवांशिकता की बात हो रही, यहाँ पे वंशानुक्रम की बात हो रही है, यहाँ पे हेरिडिटी की बात हो रही है, यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आप समझिए, जिसके माध्यम से हमें वंशानुक्रम को और भी समझने में आसानी होगी। वंशानुक्रम में BN झा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। मतलब वंशानुक्रम क्या होता है, हमारी जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं उसका पूर्ण योग होता है। रुथ वेडिक्ट ने बोला कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वेडिक्ट ने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है।
डगलस और हॉलैंड ने बोला कि वंशानुक्रम में वे सब शामिल हैं। वे सब शामिल हैं, वो सब क्या हैं? शारीरिक, मानसिक संरचना, क्षमता, योग्यता, जिनको बालक माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त करता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण है। वुडवर्थ ने बोला कि एक बालक जन्म के 9 माह पूर्व गर्भावस्था में, ऐसा नहीं है कि जन्म से, वंशानुक्रम कोई शिशुअवस्था से शुरू नहीं होता, ये गर्भकाल से शुरू हो जाता है। तो एक बच्चा के जन्म से 9 माह पूर्व गर्भावस्था में जो गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम थॉमसन ने बोला कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति के संबंध को दिखाने वाला एक सुविधाजनक शब्द है। अगर ये कहा जाए कि हमें पूर्वजों से, हमारे माता पिता परदादा से, हमें नेचर से क्या मिला, तो आप उसे कह सकते हैं एक भाषा में वंशानुक्रम। H.A. पीटरसन ने कहा कि संतान अपने माता पिता द्वारा जो पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करता है, आप अपने माता पिता के द्वारा ही अपने पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। अब इतने से वंशानुक्रम को केवल ये परिभाषा समझने से हाँ ये पता चल गया कि हमें जो नेचर से प्राप्त होता है, हमें दादा दादी से मैं नेचर की बात कर गया, नर्चर, ये वर्ड टर्म को याद रखिएगा। नेचर मतलब वातावरण होता है, नर्चर मतलब वो होता है, टर्म को याद रखिएगा। नर्चर मतलब हमें जो बाहर, मतलब हमारे अनुवांशिकता जीन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नर्चर से हमें जो हुआ वो सभी वंशानुक्रम है। अब इतने से तो हमें प्राप्त चलेगा नहीं कि वंशानुक्रम क्या हुआ, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वंशानुक्रम को परिभाषित किया और उन्होंने अपने अपने नियम दिए। उनमें स्किनर हैं जो है, और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी बातें कही। तो आइए उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत पर। वंशानुक्रम के क्या क्या सिद्धांत हैं उन पर हम बात करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो बीज कोष का सिद्धांत है। इसे बीजमैन ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इसे रख दिया गया है। इन्होंने क्या कहा कि बीज कोष यानी उत्पादन या निर्माण को समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब बीज कोष मतलब अमरता, निरंतरता। इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम को किसी भी क्रिया पे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये बात इन्होंने सबसे बड़े कही। इन्होंने इसको ऐसे ही नहीं कह दिया, कैसे मन में आई बातें कह दी। इन्होंने 21वीं पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी और 22वीं पीढ़ी पूंछ के साथ चूहा फिर पैदा हुआ। मतलब 21 पीढ़ी में चूहे को काटते थे, फिर उनका संक्रमण होता था और अगला प्रोडक्शन आता था। मतलब हर बार चूहे की पूंछ काट देते थे, 21 पीढ़ी तक काटे, 22वीं पीढ़ी में भी पूंछ आया, तब जाके इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे आपके अपने जीन के जो हैं उसको आप ट्रांसफ़र होने से रोक नहीं सकते। इनका बाद दूसरा आता है समानता का नियम। इसे गोडार्ड सोरेंस ने दिया था। इन्होंने बड़ा सिंपल नियम है, अगर आप इसे समझेंगे। समानता का नियम इन्होंने क्या कहा कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होंगे, मतलब माता पिता के अनुरूप ही संतान होंगे। इन्होंने कहा कि बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान और बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिहीन। मतलब बुद्धिमान मतलब जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धिहीन जिसके मतलब बुद्धिहीन हो। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे माता पिता होंगे, बुद्धिमान है तो उनकी भी संतान बुद्धिमान हो जाएगी, और बुद्धिहीन माता पिता हैं तो उनके बुद्धिहीन हो जाएगी। इन्होंने दूसरा नियम भी दिया जैसे प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसे सोरेंस इन्होंने ही दिया है। इसे इनके कहा कि जैसे माता पिता उसके विपरीत भी संतानें हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिहीन संतान हो सकती है और बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिमान हो सकती है। मतलब इन्होंने अपनी दोनों बातें कहा कि हो सकता है कि जैसा बच्चा है वैसा ही लड़का पैदा हो, ये भी हो सकता है कि जैसे माता पिता हैं उसके विपरीत भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। जस्ट ये प्रत्यागमन समानता का सिद्धांत दोनों इन्होंने दिया। विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, इसे डार्विन और लेमार्क ने दिया था कि इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है। इनका ये मानना था प्रत्यागमन विभिन्नता में अंतर को समझिए। प्रत्यागमन का मतलब है कि जस्ट उल्टा, ये बुद्धिमान है तो वो मूर्ख, अब वो मूर्ख हैं तो बुद्धिमान। मतलब इनका ये नहीं है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर, ना तो ये समानता को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भिन्न होते हैं। जैसे
इस प्रकार इन्होंने ये बताया कि एक माता पिता के बालक एक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब एक ही माता पिता के अगर दो लड़के हैं तो उनमें भी वो विभिन्नताएं रहेंगी। यही विभिन्नता का सिद्धांत है। मौलिक सिद्धांत ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने दिया। जनक और संतान के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती? मौलिक सिद्धांत मतलब क्वेश्चन भी यही बनता है कि जनक और संतान जो होता है उसमें लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि अनुवांशिकी, मैंने वंशानुक्रम को डिफ्रेंसेस ना हो इसलिए अनुवांशिकी लिखा वहाँ पे। वंशानुगति अनुवांशिकी का आधार है और वंशागति वह प्रक्रम है जिसके लक्षण जनक से संतान में जाते हैं। मतलब अगर समानता की बात करें तो वो समानता इसलिए आती है क्योंकि उनके जीन ट्रांसफ़र होते हैं, वो जेनेटिकली वंशानुगति के कारण वो उनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो फिर होता है कि असमानताएं क्यों पाई जाती हैं? तो विविधता, जनक और संतान के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। मतलब उनका ये मानना था कि वंशानुगत के कारण तो बच्चे अपने माता पिता पूर्वजों से समान होते हैं और जो समान नहीं होते हैं उसकी वजह होती है विविधता। वो हमारे पर्यावरण से कई फैक्टर्स विविधता पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद अभी दो टॉपिक और है कि अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत और अर्जित गुणों का असंक्रमण का सिद्धांत। आइए उस पर भी बात करते हैं हम लोग। वंशानुक्रम के अगले सिद्धांत की बात करते हैं, वो है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इसको लेमार्क, डार्विन ने दिया, बाकी वुडवर्थ, मैकडोगल, पावलोव ये सारे वैज्ञानिक इसका समर्थन में थे। व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संतानों को संक्रमित किया जाता है। यही अर्जित गुणों का है कि वो जो अपने गुण अर्जित करते हैं अपने जीवन काल में वो अपने संतानों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन पहले लगभग घोड़े की गर्दन के जैसे समान होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी हो गई और जिससे पता चलता है कि जिराफ की लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो गया। यहीं पे इन्होंने अर्जित गुणों का असंक्रमित का भी सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो पूर्वजों में थी लेकिन वो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती, वो ऐसे ही था इसी क्रम के, इसलिए मैंने उस चीज़ का मेंशन नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम की भूमिका या प्रभाव, बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी जो मूल शक्तियाँ हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। मूल शक्तियों के प्रभाव को थार्नडाइक ने बताया, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव को कार्ल पियर्सन ने बोला। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ता है, कोई उच्च प्रजाति का है तो उसका भी श्रेष्ठता का होता है, जाति नहीं प्रजाति की बात हो रही, श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ता है, ये क्लिनबर्ग ने बोला। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये गोडार्ड और सोरेंस ने बोला। बुद्धि पे, बुद्धिमान बच्चे के बच्चे बुद्धिमान, मूर्ख के बुद्धिमान, बुद्धिमान के मूर्ख, तो ऐसा ही उन्होंने गोडार्ड सोरेंस ने बोला। व्यवसाय के प्रभाव, अगर कोई किसी व्यवसाय में है, कोई आर्मी जो है मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लड़के पे बिजनेस में वो गुण उसका प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। सामाजिक स्थिति का प्रभाव, जाहिर सी बात है कोई उच्च कुलीन में है, कुछ निम्न में है, कुछ मध्यम में है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, ये आरबी कैटल ने बोला था। सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है कि समाज में क्या स्थिति जनरेट होती है, उसका भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। C.H. कूले ने बोला कि आपकी पर्सनालिटी पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पर्सनालिटी किसी का पूर्वजों को उनके अच्छे हैं तो उस पर भी उनकी पर्सनालिटी पे व्यक्तित्व में है, चाहे वो आप उनके चेहरे से हाव भाव से हो, चाहे उनके व्यक्तित्व के इंटरनल से हो, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट से हो। चरित्र के प्रभाव पर डगडेले ने बोला कि चरित्र के प्रभाव पे भी अगर किसी के व्यक्ति का बहुत उत्तम चरित्र है तो उसके लड़के का भी उत्तम चरित्र है। हालांकि ये सारी बातें आप अर्जित गुणों के संक्रमण से समझिए, हो सकता है इनमें हो, उनमें ट्रांसफ़र हो, उनमें ना भी हो। तो ओवरऑल ये कहा जाता है प्रभाव पड़ भी सकता है, प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अमूमन प्रभाव पड़ता है। कुछ सिंड्रोम है जो वंशानुक्रम के प्रमुख सिंड्रोम माने जाते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है, ये माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग ना होने के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। इससे बच्चे के विकास के सभी क्षेत्र धीमे हो जाते हैं। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है दूसरा सिंड्रोम जो होता है।
क्लीनफेल्टर ये माता के अलावा शिशु यानी पुरुष के पिता के एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम मिलता है जिससे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इससे त्वचा या सिर के बाल कम हो जाते हैं और पुरुषार्थ में भी उनके जो है कमी पाई जाती है, जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी हम वंशानुक्रम के बारे में बात किए और वंशानुक्रम से हमने टॉपिक को समाप्त किए। आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप इनमें क्या सुधार करना चाहते हैं और अपने विचार इसमें ज़रूर मेंशन करें। गुड विशेस। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।